Hello dear students, myself Manish Pandey, teaching mathematics in PP Savani Center for Excellence as a senior faculty. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैं आपको फंक्शन पढ़ा रहा था। फंक्शन में मैंने आपको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के कुछ पार्ट बता दिए हैं, बाकी के पार्ट बचे हुए हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आपको वो भी पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको फंक्शन में जो पढ़ाने वाला हूँ बेसिकली वो आपको पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पढ़ा रहा था। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में मैंने आपको मॉडुलस पढ़ा दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा दिया, और अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रैक्शनल फंक्शन। तो देखते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को जनरली डिनोट करते हैं किससे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर x से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 2.57 ले ली, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो होगा 0.57, डेसिमल वाली वैल्यू। आप क्लियरली समझ गए होंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट किसे बोलते हैं। मान लीजिए आपने x की वैल्यू ले ली 1.99, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो है 0.99, ये मतलब है इसका। तो फ्रैक्शनल पार्ट आपको ये बात समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। फ्रैक्शनल पार्ट जब भी आप नेगेटिव नंबर का निकालेंगे, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट आपको निकालना है -1.7 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कुछ और होगा। उसका मैं फॉर्मूला आपको भी बताऊंगा। वैसे तो उसका फ्रैक्शनल पॉइंट 0.3 होगा। -2 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। -2 में से इसको माइनस करेंगे तो जाकर ये आपको फ्रैक्शनल पार्ट इसका पता चलेगा। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से भी मैं आपको इसको करके बताऊँगा। फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है पहले आप वो देखिए। फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला जो होता है, कोई भी x है, जो भी आपने x लिया है, जैसे 2.57 में से इसका जो इंटीजर पार्ट है वो आपको माइनस कर देना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने आपको भी समझाया। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब होता है लेफ्ट साइड की वैल्यू। जो भी जैसे 2.57 नंबर लाइन पर देखेंगे तो नंबर लाइन पर 2.57 के लेफ्ट साइड पे इंटीजर 2 होगा और राइट साइड पे इंटीजर 3 होगा। जैसे ये देखिए 2, 3, तो यहाँ पर होगा 2.57, तो इसका लेफ्ट वाला इंटीजर ये है और राइट वाला इंटीजर ये है। तो मुझे चाहिए लेफ्ट वाला इंटीजर। मैंने बोला था ये नंबर है तो इस नंबर की फर्श ये है, फ्लोर ये है, और ये क्या है? सीलिंग है। तो ये है, इसे क्या बोलेंगे? फ्लोर फंक्शन, ठीक है ना, इसे बोलेंगे फ्लोर फंक्शन। तो फ्लोर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर को बोलते हैं फ्लोर फंक्शन, इसलिए वहाँ पर हम इसको 2 लेते हैं। तो वैसे ही जैसे मान लीजिए 2.5, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे 2.57 का मुझे फ्रैक्शनल पार्ट बताना है, 2.57 का मुझे बताना है कि इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। तो x का मतलब 2.57 और ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि 2, तो उसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.57 आ जाएगा। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था माइनस वाले वैल्यू की, तो -1.7 सपोज मैंने लिया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू तो हो जाएगी -1.7, लेकिन जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका होगा -2। आपको पता है -1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट वाली वैल्यू क्या वैल्यू आएगी? -2 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? -1.7 + 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 0.3। तो नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरीके से निकालते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। फ्रैक्शनल पार्ट का यदि मैं आपको ग्राफ बताऊं, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कभी भी, आपने यहाँ पर भी देखा माइनस की वैल्यू 0.3 आई, 2.57 की वैल्यू भी 0.5 आई, 0.57 आई, 1.99 की वैल्यू 0.99 आई। कहीं पर भी वैल्यू, ये वैल्यू देखो चाहे ये वैल्यू देखो चाहे ये वैल्यू देखो, कोई भी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो आंसर है वो कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा
नहीं आएगी। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। आप x की वैल्यू जो मर्जी आए वो ले लीजिए, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू आपकी 1 से हमेशा कम ही आएगी। तो ये इसका रूल है। इसका मैं आपको ग्राफ के थ्रू इसको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर मैं ये जो 1 है, 1 वाली लाइन खींच देता हूँ, ये 1 है। मैंने आपको बोला सपोज यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, यदि 0 है फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 आएगा। x की वैल्यू यदि मैं 0.1 ले लूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.1 रहेगा, 0.1 रहेगा। 0.2 ले लूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.2 रहेगा, मतलब उसका आंसर 0.2 आएगा। 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 आएगा, 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 आएगा, मतलब वो पॉइंट आपको यहाँ मिलेंगे। लेकिन 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं होता। 1 किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। मान लीजिए 2 का मुझे फ्रैक्शनल पार्ट बताना है कि 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट आप जानते हैं x की वैल्यू 2 होगी और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इसका क्या होगा, 2 ही होगा। तो 2 में से 2 गया 0। तो किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी फ्रैक्शनल का इंटीजर पार्ट हमेशा क्या आएगा, 0। ग्राफ इसका इस तरीके से बनेगा। अब आप 1.1 ले लीजिए। 1.1 का फिर से फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.1 आएगा। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.2 आएगा। 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.3 आएगा। 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.5 आएगा। 1.99 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.9 आएगा। तो सभी पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो फिर से आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा 1 पर। और 2 पर नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है, इसलिए मैंने 2 को छोड़ दिया क्योंकि 2 इंटीजर है। 2 पर फिर से फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाएगा। जैसे 1 पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, 0, तो 2 पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, 0। तो इसका ग्राफ यूं ही बनता है ऐसे। ये इसका ग्राफ है, मतलब कभी भी वैल्यू इसकी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 से कम ही रहेगी। इधर भी ऐसी ग्राफ बनेगा, -1 है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, आपको समझ आ रहा होगा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ इसी ग्राफ को, कि जैसे मान लीजिए फ्रैक्शनल पार्ट y = x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको आप ऐसे ले सकते हैं, x की वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच है 0 को लेते हुए, तो इसका आंसर आएगा x की वैल्यू यदि 1 से लेकर 2 तक है तो इसका आंसर आएगा x-1। क्यों, एक कम, 2 तक जाएंगे ना, 1 से लेकर 2 तक जाना है, 1 से 2 तक जाएंगे तो आपका आंसर आएगा x-1। मतलब आप इसे समझिए कि 2 से एक कम, हमने क्या किया, 2 तक वैल्यू ली ना, तो 2 से एक कम 1 से स्टार्ट होगा। 3 सपोज हम 1 से 2 से 3 ले लें तो इसका आंसर आएगा x-2। इस तरीके से इसके आंसर चलेंगे। ये आपको समझ आ रहा होगा। कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, पाई का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए। तो पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होती है, 3.145789 ऐसे करके, मतलब पता नहीं कितनी बड़ी नंबर होगी, कुछ पता नहीं। तो फ्रैक्शनल पार्ट उसका डेसिमल वाला पार्ट पूरा फ्रैक्शनल पार्ट है, पर वो क्या है वो तो आपको पता नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू पाई है, पाई में से माइनस कर दीजिए इंटीजर पार्ट ऑफ पाई। तो इंटीजर पार्ट ऑफ पाई क्या होगा, 3.15 इंटीजर पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई की वैल्यू यही होती है, पाई-3। कई बार जो नेपियर्स कांस्टेंट ई है, ई की वैल्यू 2.71 होती है, आप जानते हैं 2.7189 ऐसे करके होती है। इसका कभी फ्रैक्शनल पार्ट बताना है तो इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा x की वैल्यू e-2, इस तरीके से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शनल पार्ट को समझ सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ये है। फ्रैक्शनल पार्ट का मैंने आपको थोड़ा सा ग्राफ के बारे में भी जानकारी दे दी कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ किस तरीके से बनता है।
इसके बाद जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लीस्ट इंटीजर फंक्शन के ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे बेटा सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। सीलिंग फंक्शन भी इसको बोलते हैं। इसको हमेशा डिनोट करते हैं इस तरीके से, आधा स्क्वायर बॉक्स, ये ऐसे, ये है सीलिंग फंक्शन। 2 पॉइंट, सपोज मेरे को, मतलब इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। सपोज आपको 2.5 का सीलिंग फंक्शन बताना है, तो इसका आंसर होगा 3। राइट वैल्यू, इसकी राइट वाली वैल्यू, मतलब नंबर लाइन पर जहाँ पर भी 2.5 होगा उसके जो राइट वाला इंटीजर होगा वो आपको बताना है। जैसे नंबर लाइन पर ये 2 है, ये 3 है, तो 2.5 यहाँ होगा, तो इसका जो राइट वाला इंटीजर है 3, वो आपका आंसर होगा, यानी कि सीलिंग। देखिए कभी भी नंबर के नीचे, आप इस नंबर पर खड़े हैं तो इस नंबर के नीचे आपकी छत होगी, ऊपर आपकी सीलिंग होगी। तो नीचे इसका कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछे, फ्लोर फंक्शन पूछे तो 2 है, कोई सीलिंग फंक्शन पूछे यानी कि लीस्ट इंटीजर पूछे तो वो क्या है, 3 है। तो 3.57 के बारे में कोई पूछे तो उसका आंसर 4 है। कोई पूछे -1.73 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आप मुझे बताइए। यहाँ मान लीजिए 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ 2 है, तो 1.57 यहाँ पर कहीं पर आएगा। -1.73 यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो उसका जो राइट वाला इंटीजर होगा वो होगा -1, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, -1। इसका इंटीजर आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो दिस इज अबाउट लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा डिटेल में आता भी नहीं है। इसका ग्राफ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह होता है, बस इसका आंसर आपको कहाँ मिलने लगेगा, इंटीजर्स पर आपको। जैसे मान लीजिए 2.5 है तो उसका आंसर 3 पर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर कभी भी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आते हैं हमेशा GIF पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वाला पार्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। इसके बाद जो लास्ट में आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ सिग्नम फंक्शन। इस पर क्वेश्चन IIT में पूछा जाता है और ज़्यादातर एडवांस में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को डिनोट करते हैं, सिंपल इस तरीके से लिख देते हैं, SGN। SGN मतलब सिग्नम फंक्शन ऑफ x। एक्चुअली ये जो सिग्नम फंक्शन है ये क्या होता है, मॉड ऑफ x अपॉन x, यदि x की वैल्यू 0 नहीं है तो, और यदि x की वैल्यू 0 है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि सिग्नम फंक्शन 2 बताइए क्या होगा, तो सिग्नम फंक्शन 2 क्या होगा, क्योंकि अब 2x यहाँ पर, ये देखिए ये जो x है, यहाँ पे जो x था, x 0 तो नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर होगा मॉड ऑफ x अपॉन x, यानी कि मॉड ऑफ 2 अपॉन 2, दैट इज 1। कोई पूछे सिग्नम ऑफ 3 क्या होगा, तो सिग्नम ऑफ 3 क्या होगा, मॉड ऑफ 3 अपॉन 3, दैट इज 1 हो जाएगा। कोई पूछे सिग्नम ऑफ -3.5 क्या होगा, तो -3.5 का मॉड अपॉन में 3.5 माइनस का, तो ये तो प्लस का हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3.5 माइनस का रहेगा, तो कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया, -1। कोई पूछे y इज इक्वल टू सिग्नम -4 बताइए, तो -4 का क्या होगा, -4 का मॉड अपॉन में -4, तो ये भी क्या आ जाएगा, -1। आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ तो उसका आंसर -1 आ रहा है। जब भी मैं सिग्नम की जगह पर नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ तो उसका आंसर -1 आ रहा है। जब भी मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ सिग्नम की जगह पर, पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ तो आंसर प्लस आ रहा है।
लेकिन जब भी जीरो लेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब इस सिग्नम फंक्शन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सिग्नम ऑफ एक्स, कि ये या तो एक्स 1 होगा, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा। यदि एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 होगा, एक्स की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो आंसर -1 होगा, यदि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो एक्स की वैल्यू +1 होगी, सिग्नम की वैल्यू +1 होगी। यानी कि सिग्नम फंक्शन का जो आंसर आता है, सिग्नम फंक्शन का जो आंसर आता है वो या तो 1 होगा, या तो -1 होगा, या तो 0 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको समझ आ गया होगा, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू या तो 1 होगी, या तो -1 होगी, या तो 0 होगी। अब इसका मैं यदि डोमेन बोलूँ तो डोमेन, इसका मैं आपको पहले एक डायग्राम बना देता हूँ। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा आप जरा देखिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप जानते हैं। आप एक्स की वैल्यू 0 लेंगे तो आंसर 0 आएगा, एक तो यहाँ पे पॉइंट मिला। अब आप एक्स की वैल्यू प्लस में कुछ भी ले लीजिए, 1.1 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, आपको आंसर हमेशा 1 मिलेगा, आपको आंसर हमेशा 1 मिलेगा, ये नहीं 1 मिलेगा आपको हमेशा आंसर। लेकिन आप जैसे ही एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। या तो -1 आंसर मिलेगा, या तो +1 आंसर मिलेगा, या तो -1 या तो +1। तो मैं इसमें यदि डोमेन बोलूँ तो डोमेन एक्स की किसी भी वैल्यू पर आप जाकर देखिए, एक्स 0 पर है तो 0 पर ही ग्राफ मिल रहा है, क्योंकि 0 पर आंसर 0 आता है। आप एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं तो आपका आंसर +1 हमेशा रहता है, ये देखा आपने। आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो आपका आंसर हमेशा -1 रहता है। तो डोमेन तो क्या आ रहा है, सभी रियल नंबर आ रहे हैं, लेकिन रेंज क्या आ रही है, रेंज आपकी आ रही है, आंसर सिर्फ 1 है, या तो -1 है, या तो 0 है, तो ये रेंज हो गई। देखिए ना, आप जब भी राइट पर जा रहे हैं, मतलब अब आपको रेंज के लिए वाई एक्सिस पर चलना, तो वाई एक्सिस पर यहाँ कहीं भी ग्राफ नहीं दिखेगा आपको। जब आप -1 पर जाएंगे तो -1 पर ग्राफ दिखेगा बस, वो भी लेफ्ट में। फिर -1 से ऊपर जाएंगे तो आपको राइट लेफ्ट में कहीं भी ग्राफ नहीं दिखेगा। 0 पर ग्राफ दिख रहा है तो 0 को ले लिया मैंने। फिर जब ऊपर जाएंगे तो कहीं भी ग्राफ नहीं दिखेगा, सिर्फ 1 पर आपको ग्राफ दिखेगा, वो भी राइट में, तो 1 पर ले लिया। तो 1, -1 और 0 डोमेन हो गया रियल नंबर। इस तरीके से लीस्ट इंटीजर फंक्शन का जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो मैंने आपको बताया, तो आपने देखा कि इसका जो डोमेन है वो तो सभी रियल नंबर है, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का आप लीस्ट इंटीजर निकाल सकते हैं। लेकिन जो रेंज आएगी, रेंज में आप देखेंगे कि आंसर आपका सिर्फ इंटीजर्स आ रहा है, ये देखिए सभी इंटीजर्स आ रहे हैं। तो रेंज में आप लिख दीजिए कि आपका आंसर है Z, सभी इंटीजर्स। रेंज क्या है, Z। इसी तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट में मैंने आपको बताया कि जो डोमेन है, डोमेन तो सभी रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन रेंज हमेशा कहाँ से होगी, 0 से स्टार्ट होगी। 0 हो सकती है, 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। 1 नहीं हो सकती, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। 0 से लेकर 1 तक जब आप जाएंगे तब आपको राइट लेफ्ट पे ग्राफ दिखेगा, 1 पर ग्राफ आपको नहीं दिखेगा। लेकिन डोमेन आप एक्स की किसी भी वैल्यू पर जाइए, आपको राइट या लेफ्ट में कहीं ना कहीं तो ग्राफ आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बता दिया है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद फिर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताऊंगा। तो पहले अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन बेस्ड होंगे किस पर, जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे पीरियड पर बेस्ड होगा कुछ क्वेश्चन, और पीरियड हमने पढ़ लिया है। डोमेन रेंज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद फिर अपन चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।